सुपाइन पोजीशन में। और कौन सा मीटर यूज किया जाता है? कौन सा मीटर यूज किया जाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? टोकोडाइनोमेनोमीटर। टोकोडाइनोमेनोमीटर। चलो इसे नोट करो, देखो। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। अब इसे बार बार नोट करने से कोई मीनिंग नहीं है, हम पहले भी नोट कर चुके हैं इसके बारे में। सेकंड टेस्ट कौन सा करवाएंगे हम? सीरम बीटा एससीजी टेस्ट। नॉन प्रेग्नेंट्स में इसका लेवल कितना होता है? लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml, जबकि मेल की बॉडी में इसका लेवल कितना होता है? 2 नैनोग्राम पर ml। टेस्टोस्टेरोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना, टेस्टिकुलर ग्रोथ के लिए, जबकि प्रेगनेंसी में अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका लेवल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पीक लेवल एट 60 to 70 डे। प्रेगनेंसी के 60 से 70 दिन पे इसका लेवल क्या माना जाता है? हाईएस्ट माना जाता है। सॉरी, इसकी यूनिट चेंज करो। इसकी जो यूनिट है ना, वो मिली इंटरनेशनल यूनिट में होता है। ये आपने किसकी नोट करवा दी? प्रोजेस्ट्रॉन की। हाँ, प्रोजेस्ट्रॉन की भी नैनो में होती है ये, और अल्फा फीटोप्रोटीन की भी किस में होती है? नैनो में होती है। इसको थोड़ा सा ठीक करो, इसको वापस। मोर देन 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इसलिए तो इस दौरान क्या होता है? नोजिया, वॉमिटिंग होता है। फिर इसके बाद में नोट कीजिए आप लोग, लाइफ ऑफ बीटा एसीजी। कितना जीवन काल माना जाता है इसका? 48 आवर्स। एक दिन मैं बता रहा था ना आपको, हाफ लाइफ कितनी इसकी? अर्ध जीवन काल, तो आधा हो जाएगा ना, 24 आवर्स। और ये बताओ कि एक बार मैंने इसके बारे में चार्ट बताया था कि नोट करवा रखा कि कौन सी कंडीशन में इसका लेवल डबल होता है, कब कांस्टेंट होता है, नोट करवा रखा है? कहीं नोट करवाया था? जहां बीटा एसीजी प्लेसेंटा में पढ़ा था वहां नोट करवाया था? हाँ, तो ठीक है, फिर वहीं से देख लेना है ना, बार बार नोट करने से मेरे।
लाइफ ऑफ बीटा एसीजी हमें 48 घंटे करना है, अगर हाफ लाइफ पूछा जाए इसका तो हमें 24 आवर्स करना है। इट प्रेजेंट इन ब्लड सीरम at 7 days. It present in blood serum at 7 days and maternal urine at 8 to 9 days after fertilization. ये कंसीव होने के 7वें दिन ब्लड में इसका लेवल धीरे धीरे देखने को मिलता है, जबकि मेटर्नल यूरिन के अंदर 8 से 90 दिन पे देखने को मिलता है। लेकिन लाइनिंग 2 देखने की अगर आपकी इच्छा है तो लाइनिंग 2 देखने के लिए तो आपको टेस्ट कब करना पड़ेगा? 7 दिन बाद में। लाइन 2 बनने का मीनिंग होता है कि बीटा एसीजी बहुत अच्छा बढ़ चुका है। इसका मीनिंग है कि ये कब आ जाता है? इसका मतलब है कि एएमसी साइकिल का कौन सा दिन है? अगर 14वें दिन में 14 में 7 जोड़े जाए तो 21वें दिन ये ब्लड में देखा जा सकता, लेकिन इसके माध्यम से 2 लाइन नहीं आ सकती। जो एग्जामिनर आपसे पूछता है ना कि कब आ जाता है, तो 7वें दिन आ जाता है, लेकिन 7वें दिन उस वीडियो में दिखाया गया कि उस 7वें दिन से लाइन 2 नहीं बन सकती है। लाइन 2 बनना अलग है और इसका ब्लड में और यूरिन में आना अलग है। इसलिए बार बार डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं? थोड़ा और इंतजार करो। इसके बाद में हमने ब्लड सीरम टेस्ट करवाया और ये टेस्ट किस प्रकार का साइन है? प्रोबेबल साइन है। किस प्रकार का है? प्रोबेबल साइन है। इसके लेवल इंक्रीज किस में होते हैं? ये भी मैंने पढ़ा रखा है। हाँ, जब जब भी मोलार प्रेगनेंसी होगी, जब जब भी हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम होगा, जब जब भी मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, जब जब इसका लेवल हमेशा क्या होगा? बड़ा हुआ आएगा। और जब जब भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, मिसकैरेज होने वाला हो, इस प्रकार के केसेस में इसका लेवल क्या रहता है? कम रहता है। एक चार्ट उसमें भी बना रखा होगा मैंने, है ना। इसके बाद में फिर थर्ड वन हम सर क्या टेस्ट करवाएं? फिर आप करवा लो जितेंद्र जी, यूएसजी करवा लो। क्या करवा लें? सोनोग्राफी करवाओ। और सबसे अच्छी सोनोग्राफी कौन सी मानी गई? प्रकाश वाली, है ना। हाँ, यूएसजी में भी सबसे अच्छी है। 2 प्रकार से सोनोग्राफी करवा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो सोनोग्राफी होती है दैट इज टीवीएस, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। पेटी यूरिनरी ब्लैडर। कब किया जाता है ये टेस्ट? 29 to 35 डेज। 29 to 35 डेज पे। नोट किया? ये देखो, 1 मिनट।
हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, प्रेगनेंसी एक ऐसा पीरियड है जब महिला को एम्ब्रायो की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रेगनेंसी के जोखिम से वाकिफ होने के लिए कई तरह के टेस्ट करवाने होते हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में होने वाली किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस का पता लगाने के लिए और उसके निदान के लिए की जाने वाली जांच प्रक्रियाओं में टीवीएस स्कैन भी शामिल है, जिसका पूरा नाम ट्रांसवेजाइनल स्कैन है। क्या है यह टीवीएस स्कैन? टीवीएस स्कैन क्यों किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है? इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। ट्रांसवेजाइनल स्कैन यानी कि टीवीएस स्कैन एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड स्कैन है जिसे वेजाइना के माध्यम से किया जाता है। इस स्कैन के लिए वेजाइना में हाई फ्रीक्वेंसी एंडोवेजाइनल प्रोब इंसर्ट किया जाता है जिसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड महिला के यूटेरस, ओवरी, ट्यूब, सर्विक्स और पेल्विक एरिया और इनसे जुड़ी समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, टीवीएस एक इंटरनल टेस्ट है जहां डॉक्टर वेजाइना में एक अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट डालता है जिसे प्रोब कहते हैं और प्रोब से निकलने वाली साउंड वेव से फीटस की इमेज बनाने में मदद मिलती है। जब इमेज को बड़ा किया जाता है तो डॉक्टर किसी भी एबनॉर्मलिटी या एनोमलीज को डिटरमाइन कर सकता है। आइए अब आगे जानते हैं कि टीवीएस टेस्ट को कब और क्यों किया जाता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत में आपका बेबी बहुत छोटा और आपके पेट में बहुत नीचे की तरफ होता है, इसलिए इसे पेट पर से किए जाने वाले स्कैन में स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। ट्रांसवेजाइनल स्कैन करने पर डॉक्टर आपकी वेजाइना के जरिए यूटेरस के भीतर देख सकते हैं। मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हिस्ट्री होने पर, प्रेगनेंसी वुमन को अत्यधिक दर्द होने पर, ब्लीडिंग होने पर या अगर इनफर्टिलिटी का इलाज करवाया गया है तो डॉक्टर 6 से 10 सप्ताह के दौरान टीवीएस अल्ट्रासाउंड का सुझाव दे सकते हैं। पीरियड समाप्त होने तक या 10 वीक के बाद भी यह स्कैन किया जाता है। टीवीएस स्कैन में लगभग 30 से 60 मिनट का समय लगता है जिसमें होने वाली मां को टेस्ट के लिए तैयार करना भी शामिल है। यह तब किया जाता है जब डॉक्टर प्रेगनेंसी के प्रारंभिक चरण के दौरान एम्ब्रायो के विकास को देखना चाहते हैं, अर्थात 10वें सप्ताह के पहले। ट्रांसवेजाइनल स्कैन डॉक्टर को बच्चे को देखने में मदद करता है क्योंकि सिर्फ पेट के स्कैन के माध्यम से बच्चे को देखना संभव नहीं है क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है और मां के पेट में बिल्कुल नीचे रहता है। डॉक्टर इस टेस्ट से बच्चे के दिल की धड़कन को सुन सकते हैं और किसी भी कॉम्प्लिकेशन का पता लगा सकते हैं। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड टेस्ट के अन्य लाभ भी हैं। डॉक्टर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की किसी भी संभावना को समाप्त कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी बिल्कुल सही दिशा में है। यह स्कैन यह जांचने में भी मदद करता है कि क्या मां के गर्भ में जुड़वा या 3 बच्चा है या नहीं। इसके अलावा यदि मां के पेट के निचले हिस्से में दर्द या हल्का ब्लीडिंग है तो डॉक्टर यह टेस्ट करके इन सब परेशानियों के कारण का पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब टीवीएस स्कैन के प्रोसेस को जानते हैं। दोस्तों, टीवीएस स्कैन के लिए कमर के नीचे के कपड़े को उतारने की आवश्यकता होती है। कमर से नीचे कपड़े उतारने के बाद आपको अपनी पीठ के बल अपने पैरों को फैलाकर लेटने के लिए कहा जाएगा और पैरों को फैलाकर घुटने को मोड़ने के लिए कहा जाएगा। नर्स आपके निचले आधे हिस्से को एक चादर से ढक देगी। डॉक्टर वेजाइना में लगभग 2 से 3 इंच तक प्रोब डालेगी। इस प्रोब में एक लेटेक्स की कवरिंग होती है जिसमें थोड़ा जेल लगाया जाता है ताकि उसे आसानी से वेजाइना में एंटर कराया जा सके। प्रोब अंदर साउंड वेव को ट्रांसमिट करता है और उन वेव्स के इमेज को रिकॉर्ड करता है। वहीं अल्ट्रासाउंड मशीन शरीर के अंग की एक इमेज बनाती है जिसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर आवश्यकता के अनुसार प्रोब को चारों ओर घुमाता है और पूरे जगह की इमेज को निकालता है। ट्रांसवेजाइनल स्कैन के कोई नॉन हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। एक्सरे के विपरीत इस टेस्ट में कोई रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से इसमें रेडिएशन का खतरा भी नहीं है। दोस्तों, टीवीएस स्कैन की कॉस्ट की बात करें तो टीवीएस स्कैन की लागत हर शहर में अलग हो सकती है। यहाँ तक कि आपके द्वारा चुने गए मेडिकल सेंटर भी लागत को प्रभावित कर सकता है, लेकिन एवरेज एक टीवीएस स्कैन की कीमत 700 रुपए से 1100 रुपए के बीच होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। इसका मीनिंग क्या है कि टीवीएस टीएस से भी अच्छा है, लेकिन कब अच्छा है? अर्ली प्रेगनेंसी में, ओनली अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है। इसलिए हमने क्या पढ़ा अभी, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जब हम करवाते हैं तो ब्लैडर को हमें खाली करने के लिए या तो यूरिनेशन के लिए बोला जाएगा, कैथेटराइज भी पेशेंट को कर सकते हैं, जिससे हमें जो यॉर्क से एक अंदर की तरफ जो बन रहा है उसका टोटली जब यूट्रस पूरा डायलिटेड होगा, अच्छे से नॉर्मल होगा, तो हम आसानी से उसकी अपीयरेंस को देख सकते हैं। दूसरा कारण ये होता है, जैसा कि इस वीडियो में भी बताया गया, कि अगर हम प्रोब डाल करके ये चेक कर रहे हैं तो हमें ये तो पता लग ही जाएगा कि इसमें बच्चा है कि नहीं है। इसका मतलब ये भी पता लग जाएगा कि केस नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। इसका मतलब है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो, उस केस में भी क्या करवाना चाहिए, क्योंकि इंट्रायूटराइन यूट्रस में बच्चा हो नहीं है तो इसका मतलब, और फिर भी बीटा एसिसी पॉजिटिव आ रहा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है, तो समझ जाओ कि प्रेगनेंसी कहाँ चल रही है, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी चल रही है, फेलोपियन ट्यूब में चल रही है। चलें अब आगे।
इसके बाद में फिर नोट करो, TVS के बाद में कौन सा करवा सकते हैं आगे, फिर TAS करवा सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी। ये कब की जाती है? 7 वीक के बाद में, या 7 वीक से फिर आगे कभी भी करवा सकते हैं इसको, इससे पहले नहीं करवाते। फिर नोट कीजिए आप लोग, स्क्रीनिंग ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन। क्या अर्ली प्रेगनेंसी में माँ टॉर्च इन्फेक्शन से तो ग्रसित नहीं है, इसलिए टॉर्च इन्फेक्शन के लिए भी एक सैंपल भेजा जाता है, टॉर्च सैंपल बोलते हैं इसे। इसमें मुख्य रूप से हमें क्या चेक करना होता है? सबसे प्रमुख होने वाला इन्फेक्शन कौन सा है? रूबेला इन्फेक्शन। और रूबेला इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे हम? टॉर्च इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है? जो बच्चे नए हैं, T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O यानी अदर्स जैसे सिफिलिस वगैरह हो जाना, और R यानी C यानी साइटोमेगालोवायरस, और H यानी हर्पिस वायरस। हाँ, हर्पिस सिम्प्लेक्स जो आपका वायरस है उसका पता लगाने के लिए। इसलिए रूबेला इन्फेक्शन जो है, रूबेला इन्फेक्शन के लिए कौन सा किया जाएगा? रूबेला टाइटर। रूबेला टाइटर, रूबेला नॉर्मल टाइटर कितना होता है रेशियो इसका? 1:8। नोट करो, इसमें एक वर्ड और ऐड कर लो, नॉर्मल रूबेला टाइटर, नॉर्मल रूबेला। पॉजिटिव रूबेला इन्फेक्शन, अगर अर्ली प्रेगनेंसी में रूबेला इन्फेक्शन पॉजिटिव है तो इसका टाइटर कितना आएगा? हमारा जो रिजल्ट आएगा, लेस देन 1:8। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इन्फेक्शन को। और ये टेस्ट करवाया हमने, और टेस्ट कैसा है? नेगेटिव है, नेगेटिव रूबेला इन्फेक्शन। इसका मीनिंग है कि पेशेंट में इन्फेक्शन नहीं है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1:8। क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रूबेला इन्फेक्शन पॉजिटिव आने के बाद में प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं। क्या करना होता है? अबॉर्शन की प्लानिंग करनी होती है, अबॉर्ट करने के लिए हमें एडवाइस देनी होती है, क्योंकि ये बच्चा कामयाब नहीं होगा, क्योंकि इस बच्चे में डीपनेस होगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो उसका अगर इंटरवेंशन पूछा जाता है, तो अगर लेस देन 1:8 आएगा तो एडवाइस क्या होगी पेशेंट में? स्टॉप प्रेगनेंसी, रोकना होगा। और फिर किसके लिए क्या करना होगा? स्टॉप प्रेगनेंसी, देन अबॉर्ट की तैयारी करना होगा। रूबेला इन्फेक्शन कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिटी में पूरा ट्रीटमेंट, पूरी एडवाइस पढ़ाई जाएगी। क्लियर है सर? अगर इसका रिजल्ट आपका मोर देन 1:8 आया है तो क्या करना है आपको? ये नेगेटिव है, कुछ करने की जरूरत, कंटिन्यूअस प्रेगनेंसी, चलने दो इसे।
1:10 है, वो सही नहीं यार। जो इसकी टेक्स्ट बुक है ना के पार्क, वो 1:80 मानता है। मैंने भी देखा था किसी, मेरे को तो ये याद तो नहीं कहाँ था, लेकिन मैंने भी 1:10 देख रखा है, एक जगह 1:8 ही पॉजिटिव मान रखा है। हाँ, हो सकता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? 1:8। अगर इससे कम है तो पॉजिटिव, इससे ज्यादा है तो नेगेटिव है। प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं करनी है। इसके बाद में सर मैंने क्या बताया आपको? इसके बाद में आप टेस्ट करवाओ अर्ली प्रेगनेंसी, क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग। क्रोमोसोमल स्क्रीनिंग टेस्ट, क्रोमोसोम्स का पता लगाने के लिए, डीएनए की ग्रोथ का पता लगाने के लिए टेस्ट करवाया। सबसे अच्छा टेस्ट अर्ली प्रेगनेंसी में कौन सा है? कॉरियोनिक, कॉरियोनिक विलस सैंपलिंग, जिसे क्या कहा जाता है? CVS। जबकि इससे भी बेस्ट क्या माना जाता है? एमनियोसेंटेसिस। फर्स्ट वन नोट कर लो, CVS। इस टेस्ट करने का पर्पज क्या है? टू असेस कंजेनाइटल anomalies और क्रोमोसोमल डिफेक्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी। इस वर्ड को जरूर याद रखें। इसे कब याद किया जाता है टेस्ट को? ओनली इन अर्ली प्रेगनेंसी। और अर्ली प्रेगनेंसी किस ट्राइमेस्टर में आती है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एग्जैक्टली इसका टाइम माना जाता है 10 to 12 वीक्स। 10 वीक के बाद में और 12 वीक से पहले। ट्वेल्व वीक तक करवाया जा सकता है। इसलिए कई बुक्स में 11 to 12 भी मिलेगा आपको, लेकिन इसकी रेंज जो है वो 10 to 12 है। फिर इसमें नोट करो आप लोग, प्रोसीजर में क्या किया जाता है? टू टेक chorionic villi from placenta. To take chorionic villi from placenta और
determination of determination of chromosomal defect। मोस्ट कॉमनली किस क्रोमोसोमल डिफेक्ट के लिए सीवीएस अर्ली प्रेगनेंसी में करवाया जाता है? तो ट्राइसोमी ऑफ 21, दैट इज क्यों सर इसी का नाम क्यों लिया आपने? क्योंकि इसके बाद में आएंगे और क्योंकि पटाउ सिंड्रोम होता है वो कब होता है? 13 वीक। इडवर्ड होता है वो कब होता है? 18 वीक। हाँ, 18 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर के लगभग ही देखने को मिलता है। इसलिए मोस्ट कॉमनली अर्ली प्रेगनेंसी में किसका ज्यादातर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ट्राइसोमी ऑफ 21। इसलिए एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलस सैंपलिंग जिसे सीवीएस कहा जाता है मोस्ट कॉमनली किस क्रोमोसोम्स का डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है? 21 का। if if result is if result is not acceptable, then advice for एमनियोसेंटेसिस। अगर इस जो रिजल्ट आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया या अभी भी कोई संशय बना हुआ तो कंफर्म करने के लिए नेक्स्ट एडवाइस क्या दी जाएगी? कोरिलेट किया जाएगा, रेफर किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इज प्रोसीजर के लिए एमनियोसेंटेसिस। लेकिन ये हम इस समय नहीं कर सकते क्योंकि इसका समय लेट है, क्योंकि इस समय अभी फ्लूइड बना ही नहीं, बहुत कम है। 12 वीक पे तो कितना था? 50 ml। इसने 10 से 12 पे किया, 10 से 12 पे करते तो 30 ml फ्लूइड था। पक्का है कि बच्चे पे इंजरी होती या एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स क्या हो जाती? इंजर्ड हो जाती। इसलिए वहां ये नहीं करते। सर अब इस केस में हम ये है कि सर इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन क्या क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। अब जल्दी पता लगाने के लिए हम इस एमनियोसेंटेसिस का जो नॉर्मल समय उससे पहले ही करेंगे क्योंकि हमें सस्पेक्टेड केस लग रहा है, इसलिए हम 15 से 20 वीक का इंतजार नहीं। इस केस को पता करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? अर्ली एमनियोसेंटेसिस पढ़ाया था मैंने कि अर्ली एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है किस केस में? टू स्क्रीनिंग द डाउन सिंड्रोम। अर्ली एमनियोसेंटेसिस कब की जाती है? 12 वीक से लेके 15 वीक के बीच। इसका भी क्या पर्पज है? डिटरमाइन it is best marker. It is best marker
देन सीवीएस। सीवीएस की तुलना में एग्जामिनेशन करने के लिए क्रोमोसोमल डिफेक्ट में सबसे अच्छा किसको माना जाता है? एमनियोसेंटेसिस। इट इज बेस्ट मार्कर देन सीवीएस। इसके बाद में फिर नोट कीजिए, इसमें तो हम पढ़ चुके हैं, बार बार नोट करने से क्या मीन? एमनियोसेंटेसिस पूरा पढ़ा रखा है मैंने। हाँ, कब किया जाता है, कितना एमएल फ्लूइड है, क्या नीडल साइज है, कौन से नर्सिंग रोल एडवाइस दी जाती है, सारी बातें पढ़ा रखी है। नॉर्मली अर्ली एमनियोसेंटेसिस अगर आपको करवाना है तो हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट का पता लगाने के लिए, डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए कर सकते हैं। नॉर्मली इसका जो समय माना जाता है वो नॉर्मली समय आपका माना जाता है इसका 15 से 20 वीक, और 15 से 20 वीक पे जो किया जाता है वो नॉर्मली माना जाता है। लेकिन ऐसे केसेस का पता लगाने के लिए हम समय से पहले जो कर रहे हैं उसी को तो हम लोगों ने नाम दिया अर्ली एमनियोसेंटेसिस। फिर इसी के अंदर आप लोग नोट कीजिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर। इससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसका हेडिंग लगा लो, सेकेंड ट्राइमेस्टर टेस्ट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे? जैसे कि सबसे पहले नोट करो बायोफिजिकल, इसमें कुछ केमिकल्स का पता करना होगा। बायोफिजिकल बायोकेमिकल प्रोफाइल्स, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये जो टेस्ट किए जाएंगे, वो इमेज देखी थी हम लोगों ने, दैट इज ट्रिपल टेस्ट, क्वाड्रा टेस्ट। फर्स्ट वन नोट करो, क्वाड्रा टेस्ट यानी क्वाड्रेंट टेस्ट भी होता है। क्या बोलते हैं इसे? 4 है ना इसमें। एक क्वार्टर आता है ना, ये लोग जो पीने वाले लोग पीते हैं, उसमें बोलते हैं क्वार्टर पीते हैं। हैं? ये बस वाले ड्राइवर, छोटे मोटे जो ड्राइवर, वो क्या पीते हैं? अल्कोहल में एक क्वार्टर, एक छोटा सा बोतल आता है ना अंकित, पव्वा। हाँ, देखो उसको पता है ना? पव्वा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वार्टर बोल। क्वार्टर का मतलब है कि 1/4। क्वार्टर का मतलब है कि 100 में से 25, चौथा हिस्सा। एक दिन मैं भी ऐसे ड्यूटी पे बैठा था, कोई मैं यही देख रहा था क्वार्टर, जो साथ वाला मतलब कि क्वार्टर का आपका क्या काम है? तिलक वालोगे। मैं क्या, क्वार्टर का मतलब बहुत होता, नहीं कि हमारी भी क्वार्टर आता है। तो वो बताने, फिर मैंने भी गूगल पे सर्च किया कि क्वार्टर का मीनिंग होता क्या है। इसका मतलब क्या है कि 4 में से 1/4। तो इसमें कितने टेस्ट हैं क्वाड्रा में? क्वाड्रेंट में 4। ट्रिपल टेस्ट, पहले इससे नोट कर लो, इसके सारी क्वेश्चन नोट करवा देता। ट्रिपल टेस्ट, फर्स्ट वन क्या था? मैटरनल सीरम अल्फा फीटो प्रोटीन। सेकेंड वन बीटा एससीजी, और थर्ड वन अनकंजुगेटेड E3।
कुछ भी लिख ले भाई, मैंने तो ये लिखा देख। अच्छा वो न्यू मैथमेटिक्स वाला, वो नहीं, बहुत आगे चला गया। अनकॉन्जुगेटेड इसमें कितने टेस्ट किए हमने एक साथ? 3 टेस्ट किए। क्लियर है सभी का? ये टेस्ट किया कब जाता है इसी के सामने यहां नोट कर लो, 15 टू 18 वीक्स पे किया, 15 टू 18 वीक्स पे किया जाता है। इसको कई बार पेपरों में मेटनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन ना नोट करके क्या लिखा हुआ होता, ओनली AFP लिखा होता, तो भी समझ जाना अल्फा फीटोप्रोटीन है। क्लियर है? चलें आगे। अब जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होती है, इसका प्रोडक्शन कहां से बताया था? यॉर्क से या फिर फीटल के लीवर से होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये किन केसेस में बढ़ा हुआ होता है और किन केसेस में इसका लेवल कम होता है, इसे जरूर याद रखें। बाकी उनमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उनमें से बस ये पूछा जाता है ट्रिपल टेस्ट में कौन कौन सी प्रोफाइल्स टेस्ट होते हैं साथ में। तो वो एक चार्ट हमने देखा था, वो बना ले, उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। चलें आगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी 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 जी, इसे नोट कर लो। अल्फा फीटोप्रोटीन, SCG और UE3। नोट कर लिया? आगे चले? इससे अच्छा तो फिर मैं ही बना सकता हूं, है ना? बिलीव योर सेल्फ। चलो, सुनो, इसमें नोट करो फर्स्ट वन, मैटरनल सीरम अल्फा। उसमें तो आप लोगों को रटना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, हाँ? तो रटना तो मना है। इसमें नोट करो सारे क्वेश्चन। क्या मेरा मजाक कर रहे हो तुम पीछे? वीरेंद्र क्या कह रहा है? अच्छा, लो लो हो रहा है ना? तो क्या हो गया, सही तो बोला इसने। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स, या फिर इसी को मैंने बोला कि क्या बोला जा सकता है, अल्फा फीटोप्रोटीन। बनारस वालों नोट करो, अल्फा फीटोप्रोटीन। कितने वर्ड है इसमें? देखो इधर, अल्फा में कितने हैं, कीटो में और प्रोटीन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसे कब किया जाता है? 16 वीक। कब किया जाता है? याद रखने का तरीका है। हाँ, अल्फा पीटोप्रोटीन टेस्ट कब किया जाता है, समय बताओ। 16 to 18 वीक्स पे किया जाता है। जितने वर्ड उतना वीक। कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है अभी? सेकेंड ट्राइमेस्टर। ये नोट किया था ना अभी ऊपर ट्रिपल टेस्ट में, इसका एवरेज टाइम क्या माना गया है?
नॉर्मल मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल कितना बताया था मैंने? 10 to नैनोग्राम पर एम। इसके बाद में फिर नोट कर, वीरेंद्र भैया ये ले लो, लो हाँ, लो लेवल। हाई लेवल में नोट करो आप, किस किस केस में हाई होगा? तो वो तमाम केसेस जिनके अंदर डिफेक्ट क्रोमोसोम्स में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनेन्सेफेली, एनटीडी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बाइफिडा, और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। मल्टीपल प्रेगनेंसी में क्यों होगा? क्योंकि बच्चे क्या है, एक से ज्यादा है। ओम्फेस, टेस्टिस की जो ग्रोथ हुई है उनमें क्या देखने को मिल रहा है? हर्निएशन टाइप देखने को मिल रहा है, हाइड्रोसिल्स की जैसा केसेस होता है। उन केसेस के अंदर भी क्या हो सकता है, इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को, जबकि लो किस में था? क्रोमोसोमल डाउन में क्या होता है? डाउन ही होता है। क्यों भाई वीरेंद्र भैया? डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, इसका लेवल डाउन। कुछ भी याद नहीं आए तो याद रखना, क्रोमोसोम डिफेक्ट किस में, क्रोमोसोमल डिफेक्ट में क्या होता है इसका लेवल? तो कोई भी क्रोमोसोम्स दिया जा सकता है, अभी देख। अल्फा फीटोप्रोटीन produced by yolk sac लो अमाउंट, जबकि फीटल लीवर ज्यादा मात्रा कहाँ से बनती है? फीटल के लीवर से बनती है। चले हम लोग आगे, समझ में आ रहा है? सर पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम्स में अब तक इस ट्रिपल टेस्ट से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया। हाई लेवल और मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन किस केस में होता है? एक्सेप्ट वन। हाँ, तीन केस होंगे, एक तरफा, एक केस होगा अपोजिट, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए नोट करवाया है। हाँ, कि एनेन्सेफेली हो गया, एनटीडी हो गया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओम्फेसिव,
इन केसेस में इसका लेवल कम होता है, वो साथ में वर्ड दे देगा एडवर्ड सिंड्रोम, तो एक्सेप्ट में क्या चला जाएगा, वो जाएगा। लो लेवल ऑफ बीटा एसी, लो लेवल ऑफ मैटरनल सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, आज शाम को टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, और साथ में दे देगा मल्टीपल प्रेगनेंसी एक्सेप्ट में, तो क्या चला जाएगा, वो सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। जबकि ये कैसा डिसऑर्डर है, ये आपका एक फिजियोलॉजिकली अबनॉर्मेलिटी है जिसमें सेल डिवीजन हुई है, हाँ, ये क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट नहीं है। इसके बाद में फिर आप लोग नोट करो, इस बायोकेमिकल फिजिकल टेस्ट में सेकेंड में नोट कर, वाटर टेस्ट, इसके ओनली पैरामीटर्स पूछे जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट किए किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। फर्स्ट वन है अल्फा फीटो प्रोटीन, बीटा एससीजी, UE3, और फोर्थ वन इनहिबिन ए। क्लियर है, ये किसके लिए चेक किया जा रहा है, टू चेक FSH। चार टेस्ट हो गए इसमें एक ही सैंपल से, ठीक है। इसके बाद में फिर आप लोग नोट करो कितने टेस्ट हो गए टोटल, 5 6, ये 6 नंबर होगा ना। इसमें नोट करो फिर आप लोग, सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है ना अभी, कोर्डोसेंटेसिस, it also known as percutaneous umbilical cord blood sampling, very very important, आज की क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कब किया जाता है, इट टर्न बिटवीन 18 to 20 weeks। sample taking from umbilical vein, sample taking from umbilical vein of cord, ये भी एग्जाम में आ चुका है। आर्टरी से लिया जाता है कि वेन से लिया जाता है, वेन से लिया जाता है। किया जा सकता है, टेस्ट क्यों किया जाता है, पर्पज क्या है इसका।
to identify fetal blood supply, to identify fetal blood supply. To identify cord blood supply. या फ्लो नोट करो। अच्छा, टू आइडेंटिफाई कोड ब्लड फ्लो, अम्लाइकल कोड के द्वारा बच्चे को कितना ब्लड मिल रहा है। इसके बाद में नोट करो फिर कोल्डेसेंटेसिस। It is sac that's present between uterus and rectum। अभी इमेज में देखा था ना हमने, भूल गए। ये रहा ब्लैडर, ये रहा यूट्रस, और ये रहा रेक्टम, यूट्रस, ब्लैडर। इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कुल्डे सेक। कुल्डे सेक से लिया गया ब्लड फ्लूइड क्या कहलाता है, कोल्डेसेंटेसिस कहलाता है। ये भी कब किया जाता है, लगभग 18 to 20 वीक्स पे किया जाता है। इससे क्या किया जा रहा है सर, it done in case of एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस के अंदर ये टेस्ट देखा जाता है, बाकी नॉर्मली प्रेगनेंसी में ये केस किया नहीं जाता, याद रखिएगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एक अहम टेस्ट जिसमें फ्लूइड निकाला जाता है पाउच ऑफ डगलस से, उसे क्या कहा जाता है, कोल्डेसेंटेसिस कहा जाता है। इसके बाद में फिर आप लोग नोट कीजिए, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, OGTT। ये कब किया जा सकता है, इट डन बिटवीन 24 to 28 वीक्स। It is a screening test. It is a screening test for
for to assess it is a screening test for to assess maternal blood glucose level. जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस का भी स्क्रीनिंग टेस्ट किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है, OGTT। फिर नोट कीजिए, आप लोग नोट किया इतना। ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसके अंदर हम लोग पेशेंट को ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं, और पेशेंट को ग्लूकोज दे करके पेशेंट की बॉडी के अंदर ग्लूकोज की टॉलरेंस को चेक करते हैं। 75 ग्राम तक पेशेंट को हम क्या देते हैं? शुरुआत करते हैं 300 मिलीग्राम तक दिया जा सकता है ग्लूकोज, वो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। फिर उसकी टॉलरेंस को चेक करते हैं, ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉलरेंस का मतलब समझते हो आप लोग? किसी को ऐसी कंडीशन देना कि उसके बाद में किस प्रकार से कोप करता है, उसका सामना करता है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा भी आपको इरिटेट करूंगा तो तुरंत आपको क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा। अब मुझे आज मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें क्या आना चाहिए आज, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? बार बार इरिटेट करूंगा। तो टॉलरेंस चेक की जा रही है कि कितनी देर टॉलरेट हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। फिर वो अगला खुद ही बोल देगा बस बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, चुप। मतलब उसका टॉलरेंस का पावर क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। हाँ, और वो सुन रहा है, सुन नहीं रहा है, इसका मतलब उसका कैपेसिटी क्या होती जा रही है? बहुत अच्छी है। हाँ, इसलिए जो अनुभवी लोग होते हैं वो इधर से सुनते हैं और इधर से निकालते नहीं है, उससे अंदर ले जाते हैं, पी जाते हैं बातों को। इसलिए वो धैर्य होता है ना, जिसका टॉलरेंस अच्छा होता है वही तो धैर्यवान होता है। थोड़ा सा क्या गलत बोला, वो आग बबूला हो जाए, इसका मतलब उसकी टॉलरेंस की रेट क्या है? बहुत कम है। इसलिए लड़कियों की टॉलरेंस की रेट क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू मेल, लड़की, है ना। कारण क्योंकि उनमें कोर्टिसोल भी थोड़ा कम है और एस्ट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए मन क्या होता है? चंचल होता है। संकल्प शक्ति भी क्या होती है? कम होती है। इसलिए जिन घरों की मैनेजमेंट और ऑनरशिप कौन करती है? मां करती है, वो इतना अच्छा नहीं चला पाती है जितने पिताजी चला सकते हैं। हाँ, और जितना क्यों? क्योंकि पिता बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे मैनेजमेंट देखता है, जबकि माँ अपने घर चार दीवारी तक मैनेजमेंट देखती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल से नहीं कर सकती, लेकिन वो करती है, कुछ घरों में किया भी जा रहा, लेकिन पापा जो कर सकते थे वो माँ नहीं कर सकती है। हाँ, वो टॉलरेंस इतना माँ में नहीं होता। नाराज नहीं होना कि सर हमारा टॉलरेंस बढ़ाओ, हाँ टॉलरेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। हाँ, तो इट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर टू असेस द मैटरनल ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके बाद में आप लोग नोट करो थर्ड ट्राइमेस्टर। आई से नेक्स्ट, थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन NSE, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसका क्या पर्पज है? नोट कर। टू मॉनिटर fetal heart rate, to assess fetal oxygen level,
टू मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, टू असेस फीटल ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजनेशन लेवल। एनएसटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से हम पेशेंट के अंदर, इसका मेन पर्पज है कि इस समय फीटल की हार्ट रेट कितनी आ रही है, क्या कल डिलीवरी होगी तो उस समय बच्चा डिस्ट्रेस में जाएगा, तो इस समय अगर फीटल हार्ट रेट 150 140 65 आ रही है तो इसका मतलब कम होते 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 तो 110-20 तक तो रह जाएगी। 120 इस समय 110 130 20 आ रही है तो और ज़्यादा डिस्ट्रेस मिलेगा। इसलिए वो कंडीशंस को चेक करने के लिए पेशेंट के अंदर हम एक टेस्ट करते हैं। देखो इसको नोट किया आप लोगों ने, इधर देखो, इस इमेज से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, पहले इसे समझना होगा हमें। इसके भी बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं। देखो नोट सेट देने वाले बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा एक ग्राफ दिया जाता है एग्जाम में और पूछा जाएगा कि जो एरो करके दिखाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, या इसके द्वारा हार्ट बीटिंग्स दिखाई जाएगी कि अब देखो ये हार्ट बीट बढ़ रही है ना, हार्ट बीट का इंक्रीज होना क्या होना, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन होता है। हार्ट बीट का डिक्रीज होना क्या कहलाता है, डीएक्सेलरेशन होता है। और जिस समय बच्चा मूवमेंट करता रहता है उसके दौरान, इस टेस्ट के दौरान उस मूवमेंट्स को भी क्या करते रहते हैं हम, हाँ, कैच करते रहते हैं। इधर देखो एक्सटर्नल फीटल मॉनिटरिंग, इस फीटल मॉनिटरिंग के दौरान एनएसटी टेस्ट के दौरान जब मां सुपाइन पोजीशन या लेटरल पोजीशन में लेटी हुई होती है तो हम जो ये टोकोडाइनोमैनोमीटर होता है, मीटर का क्या नाम है, टोकोडाइनोमैनोमीटर होता है, उसका जो ट्रांसड्यूसर होता है उस ट्रांसड्यूसर सेंसर को हम कहाँ अप्लाई करते हैं। जैसे ये माँ लेटी हुई है, अभी इस माँ के अंदर हमने ट्रांसड्यूसर घुमाया और देखा है कि बच्चा किस साइड में लेटा है। अगर माँ के अंदर बच्चा कैसा लेटा हुआ है, ऐसा, तो बच्चे की बैक साइड कहाँ है, माँ के इस साइड में है। इसलिए मेटरनल बॉडी के ऊपर, एब्डोमेन के ऊपर सेंसर उस साइड में लगाया जाता है जिस साइड में बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है, कभी भी हार्ट की साइड में लगाया नहीं जाता है। ये देखो इधर ट्रांसड्यूसर फॉर द सेंसिंग फीटल हार्ट रेटिंग, फीटल हार्ट रेटिंग को असेस करने के लिए जो सामने जो ट्रांसड्यूसर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, ट्रांसड्यूसर फॉर द सेंसिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, इस हार्ट बीटिंग को असेस करने के लिए इस इमेज के अंदर जो दिखाया जा रहा है सामने की तरफ हार्ट के फीटल के हार्ट के ऊपर की तरफ दिखाया जा रहा है, लेकिन ये जो मीटर है वो सामने की तरफ नहीं है, वो कहाँ है, एब्डोमेन के इस साइड के अंदर है, ये पीछे बैक साइड में। सामने तो क्या है, फ्लूइड पाया जाता है। इसलिए जैसे अब कहोगे कि सर ये तो सामने तो दिख रहा है, हाँ पीछे कहाँ दिख रहा है ना, ये ऊपरली सरफेसली फोटो दिखाई जा रही है। अगर इसको घुमा दिया जाएगा या फिर इसी टेस्ट को हमें इस मार्कर को कहाँ रखना चाहिए था, यहाँ इस साइड से यूं रखते तो ऊपर से और दिखा दी जाएगी, इमेज में तो कोई नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना है कि जो फीटल के हार्ट बीट असेस करने के लिए जो ट्रांसड्यूसर घुमा रखा जाता है वो बैक साइड में, सामने की तरफ ना रख के सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए कहाँ रखा जाता है, पीछे की तरफ रखा जाता है। और जब पीछे की तरफ हम हार्ट बीटिंग को असेस करने के लिए रखते हैं तो 3 प्रकार की कंडीशंस हमारे सामने आती है। पहली कंडीशन तो कैसी होगी, हार्ट बीट हमें इंक्रीज होती हुई नजर आती है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट का इंक्रीज हो जाना। हार्ट बीट का नॉर्मली लेवल होता है 120 से लेके 160 तक होता है। अगर 160 से ज्यादा की तरफ जा रही है, हाँ, तो इस एक्सेलरेशन टेस्ट के अंदर 160 से 15 और ज्यादा बढ़ जाए तो भी नॉर्मल माना जाता है। एक्सेलरेशन उसे कहते हैं, नॉर्मल जो फीटल हार्ट रेट होती है उस रेंज से अगर 15 ज्यादा आ रही है और 15 सेकंड तक आ रही है, अभी नोट करवा दिया जाएगा। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है कि नॉर्मल जो हार्ट रेट है वो कितनी मानी गई है। फॉर एग्जांपल बच्चे की नॉर्मली हार्ट बीट मानी गई है 120 से लेके 160, इसे तो नॉर्मल हार्ट बीट बोलते हैं। लेकिन सर अगर इस नॉर्मल 160 से ज्यादा आ रही है प्लस में, अगर 160 से ज्यादा 15 प्लस में आ रही है तो 160 में 15 और जोड़ दो, कितना हो गया, लगभग 175 से लेके इसकी रेंज कितनी मानी गई है 180 तक। अगर नॉर्मल वैल्यू के मैक्सिमम पॉइंट में प्लस 15 और जोड़ दिए जाए और वो वहां तक नॉर्मली, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है,
और ये कंडीशन क्या इंडिकेट करती है? फीटल वेलबींग को इंडिकेट करती है, क्योंकि बच्चे का जो हार्ट है वो अभी पाल्पेटिंग ज्यादा करता है, फीटल वेल बींग। सर हम कब कहेंगे कि फीटल स्ट्रेस में जा रहा है? अगर आपने हार्ट रेट मॉनिटरिंग की है और अगर फीटल की हार्ट बीट कितने से ज्यादा आ रही, इसका मतलब बच्चा डिस्ट्रेस में, बार उसका हार्ट ज्यादा क्या कर रहा है? कंपनसेट कर रहा है। और इधर अगर 120 से कम आ रही है बच्चे की, तो हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि बच्चे में अगर 100 से कम और 180 से ज्यादा अगर हार्ट बीटिंग आ रही, तो इंक्रीज हो जाना असलरेशन होता है। और कितना इंक्रीज हो जाना? 15 तक इंक्रीज होना नॉर्मल है, उसे असलरेशन कहते हैं। लेकिन 180 से ज्यादा जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो बच्चे के अंदर किसको इंडिकेट कर रहा है? फीटल डिस्ट्रेस। सर ये कॉन्ट्रेक्शंस क्यों होते हैं? जब नॉर्मली लेबरिंग प्रोसेसिंग चलती है, मान लो कि ऑक्सीटोसिन चल रहा है, सिंपल समझे, ऑक्सीटोसिन जिस समय चलाया जाएगा, ऑक्सीटोसिन के दौरान यूट्रस में क्या जनरेट होते हैं, और उन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान बच्चे की हार्ट बीट पे क्या असर पड़ रहा है? अगर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान बच्चे की हार्ट बीट डिक्रीज हो रही है तो उसे डिसलरेशन बोल देंगे। अगर हार्ट बीट्स के दौरान भी, कॉन्ट्रेक्शन के दौरान भी बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल है तो नॉर्मल हार्ट बीट है। और अगर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल रेंज को क्रॉस करके 15 तक जा चुकी है, मतलब 175 180 के रेंज में, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? फीटल असलरेशन, फीटल डीएसलरेशन, या फीटल हार्ट रेट वेरिएबल है, अर्ली वेरिएबल डीएसलरेशन है, लेट डीएसलरेशन है, या फिर एक कंडीशन और होती है अर्ली डीसलरेशन। हाँ, तो दो कंडीशन होती है जब जब भी हम फीटल की हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं। मैं कहूं फीटल हार्ट रेट को दो टर्म्स में समझा जा सकता है। फर्स्ट वन तो हो गई आपकी बढ़ना असलरेशन होता है, जबकि कम होना डिसलरेशन होता है, डिटेक्शन देखने को मिलता है। अब तीन क्वेश्चन बनते हैं कि अर्ली डिसलरेशन क्या होता है, लेट डिसलरेशन क्या होता है, और वेरिएबल डिसलरेशन क्या होता है। ये कब देखने को मिल रहे हैं? जब बॉडी में क्या हो रहा है, ये फीटल हार्ट रेट कम और ज्यादा कब हो रही है? मैंने कहा कि हर कॉन्ट्रेक्शन के साथ में बच्चे के सप्लाई कम हो जाती है, तो बच्चा किस में जाएगा? डिसलरेशन में चला जाएगा। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि जब जब असलरेशन होता है, फीटल हार्ट रेट इंक्रीज होती है, तो उसका कारण क्या माना जा सकता है? उसका कारण ये माना जा सकता है कि बच्चे की बॉडी के अंदर स्ट्रेस मिला है, और स्ट्रेस मिला जब जब भी यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन जनरेट होते हैं, तो जिस समय बच्चा कंपनसेट करता है तो नॉर्मली असलरेशन देखने को मिलता है। अगर कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से बच्चे की हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? अगर जब जब यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है और कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से बच्चे की हार्ट बीट डिक्रीज हो रही है और कुछ समय के लिए हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? अर्ली डिसलरेशन बोलते हैं। मैं कहूं अर्ली डिसलरेशन होने का मेन कारण होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस में भी मेन जो कारण होता है अर्ली डिसलरेशन का, वो होता है हेड कंप्रेशन। क्या होता है? मान लो कि बच्चे का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन और बच्चे का सिर आकर के पेल्विस में आ चुका है, और पेल्विस में आकर के क्या हो गया? कंप्रेस, और उसकी वजह से कोड आ गया बीच में। तो फिट अर्ली डिसलरेशन होने का मेन कारण होता है हेड कंप्रेशन। अर्ली डिसलरेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा केस जिसके अंदर बच्चे का हेड नीचे आ चुका और पेल्विस में आकर के या नियर बाय द पेल्विक पार्ट्स में आकर के वो क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। इसकी वजह से बच्चे की हार्ट बीट क्या हो रही है? कम हो रही है। दूसरा कारण एक होता है वेरिएबल डिसलरेशन। वेरिएबल का मतलब है कि लंबे समय तक हार्ट बीट क्या हो गई है? कम हो गई। देखो इसी का ग्राफ क्या हो गया? बिल्कुल लो हो गया। लेकिन इस घटना को घटित होने से पहले कौन सी घटना होती है? लेट होती है। लेट डिसलरेशन एक ऐसा केस होता है जिसके अंदर पेशेंट की बॉडी के अंदर केस देखने को मिलेगा यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। मतलब कोई ना कोई मां को प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो सकता है? प्री एक्लेम्सिया। मां में क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की वजह से किस प्रकार का डिसलरेशन होता है? लेट डिसलरेशन होता है। फीटल हेड कंप्रेशन की वजह से किस प्रकार का डिसलरेशन होता है? ये क्वेश्चन। और अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड दी
द नेक, कोड कंप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कोड कंप्रेशन की वजह से किस प्रकार का डीएसलरेशन देखने को मिलता है? अब ये बताओ, कोड अगर एक बार कंप्रेस हो गया या अराउंड द नेक हो गया तो उसके लिए सप्लाई लगभग पूरी ही क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इन तीनों स्थितियों में इमरजेंसी स्थिति कौन सी है? वेरिएबल है। कौन सी है? वेरिएबल एक ऐसी स्थिति है जिसमें ट्रीटमेंट की सख्त अभी जरूरत है, नहीं तो पेशेंट की क्या होगी? बच्चे की डेथ हो जाएगी। जबकि लेट डिसलरेशन है वो धीरे धीरे होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे जा रही है, बच्चे की ग्रोथ कम होगी, प्लेसेंटा की के माध्यम से ब्लड जो जा रहा है वो कम जाएगा। इसमें ये भी जानलेवा हो सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन तुरंत जो इफेक्ट दिखाएगा वो कौन सा है? मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चों में से एक बच्चा दूसरे बच्चे की कोड के ऊपर आके लेट गया, तो कोड क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। एक ही बच्चा है, लॉन्ग कोड है, लेकिन कोड क्या हो गया? अराउंड द नेक हो गया। इसलिए इन तीनों में से सबसे खतरनाक कौन सा होता है? वेरिएबल होता है। इसलिए इसमें इंटरवेंशंस की सख्त जरूरत होती है। जबकि लेट डिसलरेशन के अंदर यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, तो हमें इसके अंदर कैसा ट्रीटमेंट करना होगा? मेडिकेशन। भाई इसमें बीपी हाई होगा, इसमें या यूट्रस को सप्लाई कम मिल रही है, तो ब्लड वेसल्स को हमें क्या करवाना होगा? डायलेटेड करने वाली मेडिसिन देनी होगी। तो लेट डिसलरेशन कोई ना कोई डिजीज की वजह से होता है, वेरिएबल डिसलरेशन कोड कंप्रेशन की वजह से होता है, अर्ली डिसलरेशन हेड के कंप्रेशन की वजह से होता है। जबकि ओनली असलरेशन होने का कारण होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा जब तक हार्ट बीट इंक्रीज होगी, और जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल होगा वैसे हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? नॉर्मल। इसलिए पिछले नॉर्सेट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये देखो इस इमेज में भी दिखाया गया, अर्ली डिसलरेशन कब देखने को मिलता है? जब जब भी हेड क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा। अच्छे से देखो इसमें, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब जब बच्चे का हेड किसी कैविटी पार्ट्स की वजह से कंप्रेस होगा, तो उस बच्चे के अंदर हेड कंप्रेशन की वजह से क्या होता है? अर्ली डिसलरेशन होता है। फिर अगर नेक्स्ट वन बात की जाए आपका लेट डिसलरेशन, तो उसका कारण हो सकता है कि ये जो बच्चा है, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं कि यूट्रस के द्वारा प्लेसेंटा को जो ब्लड आ रहा था वो ब्लड की सप्लाई क्या है? पूरी नहीं मिल रही है। उससे बोला यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। और यहां तक तो ठीक था, ग्रोथ कम हो जाती, लेकिन यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। वेरिएबल का मतलब है कि अब जानलेवा हो सकता है, क्योंकि कोड कहां आ चुका है? अराउंड द नेक आ चुका है, या अपनी ही बॉडी प्रेजेंटिंग पार्ट के माध्यम से कोड क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। अगर वेन के द्वारा ब्लड बच्चे को नहीं मिलेगा कंप्रेशन की वजह से, तो बच्चा तो मर जाएगा। हाँ, इसलिए इन तीनों में से इमरजेंसी कौन सी पड़ेगी? वेरिएबल पड़ेगी। तो तुरंत ट्रीटमेंट की किसमें जरूरत है? क्या इसमें नहीं है ट्रीटमेंट की जरूरत? है, लेकिन इसमें समय लगाया जा सकता है। इसमें ट्रीटमेंट चलेगा, मेडिकेशन चलेगी। और इसमें ये हेड कंप्रेशन हो रहा है, हेड कंप्रेशन की वजह से, जैसे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हेड के ऊपर क्या हो रहा है? कंप्रेशन, या नियर बाई स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या हो रहा है? तो जब जब कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, जब जब भी लगेगा, फिर नॉर्मल रिलैक्स हो जाएगा। इसलिए इसमें इतनी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। जैसे बच्चा क्विकनिंग करेगा, मूवमेंट करेगा, स्ट्रेस कम मिलेगा, इसमें नो ट्रीटमेंट रिक्वायर, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर, इट द इमीडिएटली ट्रीटमेंट रिक्वायर। द डिसलरेशन डिक्रीज फीटल हार्ट रेट हो गया है, और इसका फीटल हार्ट रेट आपका 100 से कम जा रहा है। ये देखो दिखाया जा रहा है ना, फीटल हार्ट रेट यूनिफॉर्म द शेप 180 के ऊपर जाना तो आपका असलरेशन होता है, जबकि 100 के आसपास में नियर, ये फीटल हार्ट बीट दिखा रहा है इधर 100 तक आ रहा है, तो ये फिर किसको इंडिकेट कर रहा है? डीएसलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर हो गया? इसके बाद में इस ग्राफ के माध्यम से यही दिखाया, क्या इसके अंदर 180 को क्रॉस कर दिया उसने? ओनली देखो अभी यहाँ 60 था, 80 था, 120 है, 160 है, 180 है, तो 160 के ऊपर और 180 के नीचे है, तो ये कंडीशन क्या है? क्या ये फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहा है? ना सर। इसलिए पिछले नॉर्सेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक किसी पेशेंट का 36 वीक के ऊपर हम एनएसटी टेस्ट कर रहे हैं, और इस दौरान उसकी फीटल हार्ट बीट जो आ रही है वो 170 आ रही है, 170 के अराउंड में था। 170 नहीं, +15 आ रही है। बेस लाइन से ज्यादा कितनी आ रही है?
बेस लाइन 120 से 160, बेस लाइन से 15 ज्यादा आ रही है और 15 सेकंड तक आ रही है। ये किस कंडीशन को इंडिकेट करता है? नॉर्मल फाइंडिंग को इंडिकेट करता है, फिर उसमें वर्ड था रिएक्टिव फाइंडिंग को इंडिकेट करता है, नॉन रिएक्टिव फाइंडिंग को इंडिकेट करता है, या नेगेटिव टेस्ट को इंडिकेट करता है। तो नॉर्मल फाइंडिंग भी सही है, नेगेटिव टेस्ट भी सही है, लेकिन इसका रिजल्ट इन वर्ड्स में नहीं दिया जाता, इसमें रिएक्टिव, और इसलिए जवाब बी सही होगा। रिएक्टिव फाइंडिंग्स का मतलब बच्चा रिएक्ट कर रहा है, बच्चा एक्शन कर रहा है। अगर इस बेस लाइन से और ज्यादा बढ़ जाता तो बच्चा रिएक्ट नहीं करता, डीएसएलरेशन में बच्चा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी बेचारी की खुद की हार्ट बीट क्या होती है, कम होती है। हाँ, तो इसमें नोट करो जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। हाँ, एनएसटी का मीनिंग होता है नॉन स्टेटस पर्पज। इसमें क्या चेक कर रहे हैं हम लोग? टू मॉनिटर द फीटल हार्ट रेट, टू असेस द फीटल ऑक्सीजन लेवल। हाँ, अलग पॉइंट बना लो इसमें पर्पज के बाद। इसका टाइमिंग क्या माना जाता है? 34 to 36 वीक। इसकी पोजीशन कौन सी दी जाती है? सुपाइन पोजीशन। डिवाइस कौन सा यूज किया जाता है? टोको टोकोडाइन टोकोडाइनेमोमीटर। मो करना इसे, एमओ। टोकोडाइनेमोमीटर एक ऐसा मीटर जो बच्चे के हार्ट बीट्स को क्या करता रहता है, मॉनिटरिंग करने के दौरान यूज किया जाता है। इसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, कितना समय लगता है इस टेस्ट में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 20 to 30 मिनट। प्रोसीजर, बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। बेसलाइन फीटल हार्ट बीट कितना माना गया? 120 to 160 बीट्स। ड्यूरिंग एनएसटी during NST test, if fetal heart rate during NST test, if fetal heart rate plus 15 beats per minute for 15 seconds. During NST test, if fetal heart rate
प्लस 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड। It indicate normal finding or reactive result। A fetal heart rate more than 180, ये किसको इंडिकेट करेगा? इसमें भी एक पॉइंट नोट कर सकते हो कि अगर 1 और प्लस 15 का मीनिंग समझ में आया, 160 में कितने जोड़ दो तो कितना हो गया? यहां तक तो कोई चिंता नहीं है। इसको हम लोगों ने क्या बोला? गुड एक्सेलरेशन। अगर 180 को क्रॉस कर रहा है, फिर मैं कह रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी थेरेपी चल रही है, अगर 180 को क्रॉस फीटल की हार्ट बीट आ रही है तो तुरंत आप उस प्रोसीजर को क्या करना होगा? स्टॉप करना होगा। अब ये ज्यादातर ऑक्सीटोसिन के दौरान पूछा जाता है कि हम पेशेंट में ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं, उस दौरान एनएसटी टेस्ट कर रहे हैं, फीटल की हार्ट रेट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 180 से ज्यादा आ रही, क्या करें? स्टॉप दी थेरेपी, हाँ, टू नोटिफाई दी एससीपी। अगर फीटल हार्ट बीट 180 से ज्यादा आ रही तो इसका मतलब बच्चा बेचैन है, बच्चे में सप्लाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई। ये किसको इंडिकेट करता है? फीटल स्ट्रेस। रिएक्टिव को अभी नीचे आएगी, रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आना बाकी है अभी। बीस से 30 मिनट बाद में टेस्ट करने के बाद में हमें रिजल्ट मिला ग्राफ के रूप में। उस ग्राफ पे अगर लिखा हुआ मिला इंडिकेटिव के रूप में, क्या? रिएक्टिव। इसका मतलब टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? रिएक्टिव का मतलब बच्चा घूम रहा है, फीटल हार्ट बीट जितनी होनी चाहिए थी उतनी है, गुड एक्सेलरेशन आ रहा है, बेड एक्सेलरेशन 180 के बाद में आ रहा है। रिएक्टिव फाइंडिंग का मतलब है होता है फीटल वेलबींग। फीटल वेलबींग, इसका मतलब टेस्ट कैसा आया है? नेगेटिव है भाई। नेगेटिव का मतलब बच्चा सही है, और पॉजिटिव का मीनिंग बच्चे में प्रॉब्लम। एनएसटी टेस्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि फीटल हार्ट बीट कम आ रही है और बच्चा डिस्ट्रेस में जा रहा है। जबकि रिएक्टिव फाइंडिंग का मतलब है कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, फीटल वेलबींग को इंडिकेट करता है। अगर आपको रिजल्ट के रूप में क्या आए? नॉन रिएक्टिव, नॉन एश्योरिंग, नॉन रिएक्टिव, इसका मीनिंग क्या होता है? फीटल डिस्ट्रेस। जिस समय हम एनएसटी टेस्ट कर रहे थे तो बच्चे की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, ना बच्चे की हार्ट बीट हमें सुनने को सही तरीके से मिल रही थी। द एंश्योरिंग द फीटल हार्ट रेट एंड द फीटल मूवमेंट्स, दिस इज इंडिकेट नॉन रिएक्टिव। टू श्योर, टू कंफर्म, टू हियर the actively the fetal heart beats and the movements of the fetus, किस फाइंडिंग को इंडिकेट करता है? रिएक्टिव को इंडिकेट कर। अगर बच्चा घूम रहा है, बच्चे की हार्ट बीट रेंज में आ रही है तो वो रिएक्टिव होता है, और वो रेंज मैंने बताई है
कि 15 अगर प्लस बीट आ रही है और कितने मिनट के लिए, कितनी सेकंड्स के लिए आ रही है, 15 सेकंड के लिए आ रही है, तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये किसको इंडिकेट करता है? फीटल वेलबींग को इंडिकेट करता है। अगर 180 के ऊपर जा रहा है तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, और वो फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। और रिजल्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा? नॉन रिएक्टिव, कि ये बच्चा सही तरीके से इसका रिएक्ट नहीं देगा। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दोनों अंकित के बीच में क्या हो गया है? मनमुटाव हो गया है, हाँ, तो ये उसे कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। बोलो देखो आजकल ध्यान ही नहीं लगा रहे हो हमारी तरफ, तो दैट इज द नॉन रिएक्टिव। और पूरी तरीके से जैसे जैसे हमारा पहले से रिश्ता चल रहा था वैसा चल रहा है, तो बराबर चल रहा है, दैट इज द रिएक्टिव। हाय नमस्कार, कैसे हो, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, दैट इज द रिएक्टिव। गुड मॉर्निंग ना जवाब देना, जैसे कि 7 बजे का टाइम था, स्कूल का कॉलेज का, प्रिंसिपल साहब बाहर यूं घूमते थे, गुड मॉर्निंग सर, मतलब सर ने कोई जवाब दिया। हाँ, एक हमारे इंचार्ज भी साउथ की, उसको अगर सुबह मॉर्निंग में 7 या जो स्टाफ 2 बजे ना 2 बजे एग्जैक्टली चला जाता है, नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते, और 2:10 अब कुछ नहीं, कोई नो भी, इसका मतलब है कि वो कैसी है? पंक्चुअलिटी चाहिए उसे, टाइम की निर्धारित है। अगर टाइम पे आ गए तो क्या देगी? नॉ रिएक्टिव, नो रेस्पॉन्स। हाँ, बोले कि तुम ऐसे कैसे उदास लग रहे हो आज, कि मेरे को आज प्रॉब्लम है। दैट इज कैसा है? प्रॉब्लम थी ना, जो कॉन्स्टिपेशन जिसको होता है ना, उसका चेहरा बता देता है कि इसको वास्तव में कोई पेट में प्रॉब्लम है। और जिसका पेट बिल्कुल खाली है और वो बिल्कुल कुछ जूस वूस पी के आया, तो चेहरे पे एक अलग से क्या होती है? मुस्कान होती है। मैं नाव निकाल दूंगा अभी। हाँ, रिएक्टिव फाइंडिंग्स। हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसलिए हंसना चाहिए, मेरी क्लास में ऐसा करो, सीरियस मत रहा करो, नहीं तो मैं क्या घोषित कर दूंगा तुम्हें? नॉन रिएक्टिव। हाँ, कैसे हो तुम? स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? इसलिए छोटे छोटे बच्चे नर्सरी में जाते हैं ना, उनसे सब प्यार करते हैं, ओए बाबू कैसा है ना, कैसे कर देते, चलते चलते यूं कर देते। अभी मैं बच्चे को छोड़ के आया सुबह, हाँ, तो 3-4 बच्चे, तो मैं बाय, तो बाय करके वो साथ में, इसका मतलब वो बच्चा कैसा हो सकता है? रिएक्टिव। और बोलते प्यार कर, प्रणाम कर, बोले प्रणाम कर, अंकल आए, कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? पापा सोच रहे हैं बेइज्जती करवा दी आज तो। हाँ, इसका मतलब क्या? वो बच्चा उस टाइम क्या रहा, और घर ले जाके पापा ने उसकी सर्विस की, मेरी बेइज्जती करवा दी, 5 बार कर। हाँ, उसने की, अब कल करेगा पक्का, मेरे को एक आइसक्रीम खिला दो बस। हाँ, और आइसक्रीम खिलाते वो जो चाहते हो वैसा। ऐसे बच्चे का ऑक्सीटोसिन क्या कर दो? आइसक्रीम रूपी बंद कर दो। जैसे ऑक्सीटोसिन बंद होगा, फीटल मूवमेंट्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे, यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन कम होंगे, और बच्चा फिर से क्या होने लगेगा? वेलबिंग होने लगेगा। क्लियर है? इसलिए जिंदगी में कैसे रहें? ऐसे लोगों से कोई बात करना भी पसंद नहीं करता है, इसलिए नॉन रिएक्टिव ना रहे। उदास नहीं रहना चाहिए। क्या गम है जिंदगी में, इंसान बुलबुला है पानी का, आज जी रहे हैं कपड़े बदल बदल के, खुशबू कल लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल के। इसलिए टाइम पे शादी कर लेना है ना। हाँ, पापा जहाँ लड़का भी बता रहे हैं ना, उस लड़के को मेरे को बताना है ना, वहां हम शादी कर देंगे। लेकिन कब? जब यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, जब मैं तेरे शादी में जरूर आऊंगा। हाँ, पहले शादी करेगी तो फिर पता नहीं आऊं कि नहीं आऊं। हाँ, इसलिए पापा मान गए हैं, तेरी बात बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखो कितनी खुश है। कई लड़कियां तो शादी कंफर्म होने से खुश होती है, मेरी एंगेजमेंट हो गई, ये इसलिए खुश है कि मेरी सगाई अभी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ऑफ द डेडिकेशन ऑफ द एजुकेशन। हाँ, अगर आप नौछावर हो अगर शिक्षा के प्रति, तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। ये टोटल हमने पूरा टेस्ट किया, और इसके बाद में हमें ये फाइंडिंग्स मिली। कई बार टेस्ट करने के बाद में भी रिजल्ट सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं, तो इसे एनएसटी टेस्ट से जो कंफर्म नहीं हो पाया, उसके लिए हम सेकंड वन क्या करें? फिर सीएसटी करते हैं। क्या करते हैं? सीएसटी टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? अब इसमें स्ट्रेस दिया जाएगा, वो नॉन स्ट्रेस था ना, नोट करो इसे, कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रेस, कॉन्ट्रेक्शन, स्ट्रेस टेस्ट, इसमें स्ट्रेस दिया जाएगा। इससे इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इट ऑल्सो नॉन एज
ऑक्सीटोसिन चैलेंजेज, ऑक्सीटोसिन के साथ इसे क्या दिया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। दूसरा क्या नाम है इसका, निप्पल स्टिमुलेशन टेस्ट। कुल मिला के इस पेशेंट के अंदर हमने ऑक्सीटोसिन बढ़ाना है। हाँ, अगर ऑक्सीटोसिन बढ़ाना है तो पहला तरीका होता है, पहला तरीका तो होता है माँ के निप्पल्स के अराउंड के ऊपर पेशेंट को कहना होता है कि निप्पल स्टिमुलेशन करें। निप्पल पे जैसे ही मसाज प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वैसे ही वहाँ की न्यूरॉन्स के माध्यम से मैसेज कहाँ जाएगा, पोस्टीरियर, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन आएगा फिर, और वैसे ही जैसे ऑक्सीटोसिन आएगा ब्रेस्ट के ऊपर निप्पल को स्टिमुलेट करने से तो ब्रेस्ट की तरफ तो आएगा ही, साथ में कहाँ जाएगा, यूट्रस में, और यूट्रस में जैसे ऑक्सीटोसिन जाएगा तो यूट्रस में क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। क्लियर है? इसलिए हमने क्या कहा इस टेस्ट को, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करके बच्चे में क्या पैदा किया जाएगा, स्ट्रेस दिया जाएगा बच्चे को। पहला तरीका, मान लो कि निप्पल स्टिमुलेट करने की वजह से ऑक्सीटोसिन इतना रिलीज नहीं हो पाया, तो दूसरा तरीका क्या है, ऑक्सीटोसिन चैलेंजर टेस्ट। का मतलब है कि हमने पीटोसिन थेरेपी देख करके ऑक्सीटोसिन की ड्रिप स्टार्ट की है और स्लो रेट में, लो अमाउंट में स्टार्ट की है। और कब स्टार्ट कर रहे हैं, 36 वीक के अराउंड में कर रहे हैं, लगभग 34 to 36 वीक पे, डिलीवरी के कुछ दिनों पहले ये टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट से भी हम ये चेक करना चाहते हैं कि जब जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चे की हार्ट बीट पे क्या असर पड़ता है। जब जब बच्चों से टीचर पूछता है तो उस दौरान बच्चा किस प्रकार से जवाब दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, वो इसलिए पूछता है कि कल को मेन एग्जाम में ये जवाब दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लाइक दिस CST, आपका हर दिन में क्या कर रहा हूं, CST करता हूं, दैट इज स्ट्रेस दिया गया, खड़े हो ये बताओ, तो एक डर सा पैदा होता कि बता पाएंगे कि नहीं बता पाए। अगर उस दौरान सब लोगों के सामने हम बता पाते हैं, इसका मतलब है कि आप उस स्ट्रेस को क्या कर गए, झेल गए, और आपका रिजल्ट बिल्कुल क्या आएगा, आपका रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है कि आप उस बताने में पॉजिटिव आ रहा है, आप बता रहे हो तो ये आपके लिए अच्छा है, पॉजिटिव फीडबैक आया आपका। अगर नहीं बता पा रहे हो तो वो क्या है, नेगेटिव। लेकिन CST टेस्ट के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट टेस्ट के दौरान जब हमने टेस्ट करना है तो पहले निप्पल को स्टिमुलेट करके ऑक्सीटोसिन बढ़ाते हैं, अगर नहीं बढ़ पा रहा है तो फिर हमें ड्रिप दे करके ऑक्सीटोसिन बढ़ाना होता है। और जिस दौरान ऑक्सीटोसिन चलता है उस दौरान बॉडी के अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी, तो इस यूट्रस के अंदर क्या हलचल होगी, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। और जब जब यूट्रस की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है तो ये O2 का क्या करती है, इंक्रीज दी O2 कंजप्शन, माँ के द्वारा O2 की मांग बढ़ा दी जाती है। इसलिए माँ किसको सप्लाई कम करेगी, यूट्रस को, वेरी गुड। और यूट्रस को सप्लाई कहां से, प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा की सप्लाई बच्चे को। कुल मिला के अल्टीमेटली फाइनली कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने से मसल्स, यूट्रस को कम मिली, यूट्रस को कम मिलेगी तो मसल्स को कम मिली, मसल्स को कम मिली तो प्लेसेंटा को कम मिली, प्लेसेंटा को कम मिली तो कोड को कम मिली, कोड को कम मिली तो बच्चे को कम मिली। तो जितने यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आप करवाओगे उतना ही बच्चे तक ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि कम होना क्या कहलाता है, डिसलरेशन कहलाता है। कम होना वहां क्या देखा था, असलरेशन देखा। अगर कम होना डिसलरेशन कहलाता तो कितनी प्रकार से कम होता है, 3 टाइप से कम हो सकती है। एक तो अभी अभी थोड़ा थोड़ा कम होता है, इसका मतलब कि जब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बच्चे के हेड के ऊपर क्या पड़ रहा है, कंप्रेशन पड़ रहा है, तो फीटल की हार्ट रेट क्या हो गई है, कम। अब मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्शन को कम कर दो, ऑक्सीटोसिन को क्या कर दो, बंद कर दो, स्ट्रेस होना क्या हो जाएगा, बंद। तो बिना किसी ट्रीटमेंट के ही अर्ली डिसलरेशन ठीक हो जाता है। नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड इन ड्यूरिंग द फीटल कंप्रेशन, जिसे अर्ली डिसलरेशन कहते हैं। लेकिन सर जिसमें लेट हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नहीं होता, वो तो ब्लड सप्लाई क्या हो रही है उसकी शुरू से ही कम आ रही, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, उसे लेट डिसलरेशन कहते हैं। तीसरा कारण है कि सर सब कुछ ठीक था लेकिन बच्चा अंदर और बच्चे के अराउंड, नेक के अराउंड में क्या हो गई है,
कॉर्ड अराउंड हो चुका है या कॉर्ड किसी कारण से कंप्रेस हो चुका, बच्चे को सप्लाई मिल ही नहीं रही, उसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। बच्चे की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। इसमें नोट करो, ये नोट किया आपने? CST is also known as oxytocin challenges test। इसको सिंपल जरूर याद रखें, सिंपल भाषा में ऑक्सीटोसिन चैलेंजेस का मतलब ऑक्सीटोसिन चैलेंज कर रहा है किसको? ऑक्सीटोसिन चैलेंज कर रहा है मसल्स को। मसल्स जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी उतनी ज्यादा सप्लाई बच्चे की क्या होगी? कम होगी। तो स्ट्रेस देकर के फिर फीटल की हार्ट रेट मॉनिटरिंग करना CST कहलाता है। इसका टाइमिंग भी क्या है? लगभग 36 डिलीवरी से कुछ दिनों पहले किया जा सकता है। नियर डिलीवरी टाइम। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी है तो हम डिलीवरी करवा सकते हैं फिर। टू मॉनिटर fetal heart rate during uterine contraction। उसे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट किए गए हैं, उन कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होने के बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं? फीटल की हार्ट रेट को मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें फिर नोट कीजिए आप लोग, if fetal heart rate decrease from baseline data, if fetal heart rate decrease from baseline, अगर नॉर्मल अपनी बेसलाइन से कम होगा तो 120 था भाई, कम में तो 120 और ज्यादा में 160, फिर उसमें 15 जोड़े तो एक्सेलरेशन, अगर उसमें भी जा रहा है तो फिर वो क्या, किसको? फीटल डिस्ट्रेस को इंडिकेट करता है। ए फीटल हार्ट रेट डिक्रीज फ्रॉम बेसलाइन, इसमें तीनों यहां नोट कर लो। या इसको ऐसा कर लो, ऊपर की तरफ एक जगह नोट कर लो, बार बार नोट करने की जरूरत नहीं। ये जो कम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? डिक्रीज फीटल हार्ट रेट। 3 प्रकार का होता है डिसलरेशन। पहला अर्ली डिसलरेशन, दूसरा लेट डिसलरेशन, एंड थर्ड वन इज वेरिएबल डिसलरेशन। सर जो अर्ली डिसलरेशन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो एग्जाम में आने वाली चीज है वो यहां से निकल के आएगी, इसे जरूर याद रखें। अर्ली डिसलरेशन क्यों होता है? इट अकर ड्यू टू it occurred due to uterine contraction और फीटल, वो या फिर डायरेक्ट नोट कर लो, हेड कंप्रेशन।
कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान हो सकता है, या कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब फीटल के हेड पे प्रेशर होगा तो फीटल की हार्ट बीट क्या होगी, कम हो। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होंगे वैसे ही हेड के ऊपर कंप्रेशन होना भी क्या हो जाएगा, कम। तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कम होते ही फीटल हेड के ऊपर कंप्रेशन कम, तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, नो सर। जो कंडीशन, इसका मतलब माँ को थोड़ी जो टहलने के लिए बोला जाए, या फिर कोई थेरेपी चल रही है तो उस थेरेपी की रेट को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। और लेट डिसोल्यूशन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। क्या इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है, यस। interventions needed। और इसका कारण क्या बताया, umbilical cord compression। इमरजेंसी कंडीशन। ट्रीटमेंट नीडेड। स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, नॉट ट्रीटमेंट नीडेड। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप होंगे वैसे ही हार्ट बीट अपने आप नॉर्मल होने लगे, इसलिए इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। स्टॉप कॉन्ट्रैक्शन, नॉट ट्रीटमेंट नीडेड। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से हार्ट बीट कम हो जाना, अर्ली डिसोलरेशन। यूटेराइन हेड कंप्रेशन की वजह से हार्ट बीट कम हो जाना, अर्ली डिसोलरेशन। ट्रीटमेंट की जरूरत है कि नहीं है, नहीं है सर। करने की जरूरत है तो क्या, स्टॉप दी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। और लेट डिसोलरेशन होने का कारण क्या है, यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हो सकता है। उसका केस क्या हो सकता है सर, बहुत तमाम प्रकार के वो सारे कारण जिनकी वजह से यूट्रस के द्वारा सप्लाई क्या हो रही है, कम मिल रही है। जैसे कि प्री एक्लेम्सिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाँ, इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर सप्लाई कम मिल रही है, इसलिए भी बच्चे की हार्ट बीट क्या आ रही है, कम। या सबसे महत्वपूर्ण कारण है तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन है, तो उसकी वजह से आपका कारण होगा वेरिएबल डिसोल्यूशन होगा। इसके अंदर जो ईसीजी की जो रेंजिंग देखने को मिलेगी वो नॉर्मल सा देखने को मिलेगा, जबकि इसके अंदर जो ईसीजी की रेंज होगी थोड़ी और बड़ी हुई मिलेगी। और जो सबसे ज्यादा ईसीजी की जो रेंज देखने को मिलेगी डिसोल्यूशन में, वो किस में देखने को मिलेगी, वेरिएबल में देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें तो जैसे ही कोड कंप्रेस होगा तुरंत सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, हाँ, इसलिए बच्चे की मौत हो सकती है। जबकि इसमें बच्चा क्या करता रहता है, कंपनसेट कर रहा है, आज नहीं कल नहीं कभी ना सप्लाई आई जाएगी, वेट है, इसलिए इसमें मिनिमाइज टाइप का होता है। इसमें नॉर्मल टाइप की देखने को मिलती है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन रुकेगा वैसे ही वापस हार्ट बीट बच्चे की वापस अच्छे से देखने को मिलेगी। इसलिए सबसे घातक कौन सा होता है, इन तीनों में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन कौन सा है, वेरिएबल वाला। वेरिएबल डिसोल्यूशन क्या होता है, इस केस के अंदर हार्ट बीट डिक्रीज होने का कारण बताओ क्या होता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कॉर्ड कंप्रेशन, इसका है यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, और पहले वाले का कारण क्या बताया मैंने,
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, ऑक्सीटोसिन थेरेपी की वजह से देखने को मिल सकता है। इसमें एक वर्ड और नोट कर लो हाँ नीचे, जब आप लोग मेडिकेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें वहाँ पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इसको और समझने के लिए कि आप ड्यूरिंग पीटोसिन थेरेपी अगर एक्सेसिव ऑक्सीटोसिन चल जाए तो भी क्या देखने को मिलता है, अर्ली डिसोसिएशन देखने को मिलता है। हाँ, और जैसे आप ऑक्सीटोसिन थेरेपी की ड्रॉप, इसलिए तो ऑक्सीटोसिन थेरेपी का जो ड्रॉप होता है, ड्रॉप रेट होता है, वो कैलकुलेट करके देना होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है, पीटोसिन थेरेपी, इसकी ड्रॉप अगर कम कर दी जाएगी तो कॉन्ट्रैक्शन की रेट क्या हो जाएगी कम। तो इस थेरेपी की वजह से किस प्रकार का डिसोलरेशन हो सकता है, अर्ली डिसोलरेशन हो सकता है। और जैसे स्टॉप करोगे, ये स्टॉप होते ही कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, कॉन्ट्रैक्शन कम होते ही फिर सप्लाई वापिस स्टार्ट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स। यस, और इसके बाद में ये कंप्लीट होता है। सीएसटी टेस्ट का रिजल्ट फाइनली नोट कर लो। जो रिजल्ट्स आते हैं सर, वो रिजल्ट की जो लैंग्वेज है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव सीएसटी आया तो प्रॉब्लम है कि नहीं है? सीएसटी में क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन देके बच्चे में स्ट्रेस देख रहे थे। अगर स्ट्रेस मिलेगा तो पॉजिटिव है, अगर नहीं मिलेगा तो नेगेटिव है। अगर स्ट्रेस मिलेगा तो हार्ट बीट क्या है, कम हो रही है। अगर स्ट्रेस नहीं मिल रहा है बच्चे को तो नेगेटिव, वो कम नहीं होगी। इसका मतलब जब जब बच्चे में प्रॉब्लम होगी तो टेस्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव सीएसटी किसको इंडिकेट करता है, फीटल डिस्ट्रेस को, मतलब डिसोलरेशन हो रहा था। नेगेटिव आया सीएसटी, हमने सर ऑक्सीटोसिन देखकर भी कोशिश की लेकिन बच्चे के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, तो हमारा टेस्ट कैसा रहा, नेगेटिव रहा। दैट इज फीटल वेलबींग। भाई हमने कोरोना का टेस्ट करवाया और टेस्ट कैसा आ गया, अरे नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया है तो हम लोग कैसे हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। अगर पॉजिटिव आ गया तो तेरे को अभी यहां से 9-2-11 करना पड़ता, हाँ क्वारंटाइन करना पड़ता, आइसोलेशन में डालना पड़ता। इसका मतलब क्या है कि जब जब पॉजिटिव आएगा, जब जब हमारे को प्रॉब्लम होगी, एचआईवी पॉजिटिव आ गया, बर्फी बांटेगा पूरी में कॉलोनी में, मिठाई बांटेगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम है, हमें सहानुभूति लेने की जरूरत है। हाँ, तो जब जब पॉजिटिव आएगा तो प्रॉब्लम है, जब जब नेगेटिव आएगा तो आपका यूपीपीएससी का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। और नेगेटिव आया है तो गलत बात है, फिर कोशिश करो। हाँ, लेकिन यहां क्या है, केमिकल्स की प्रेजेंस थी तो वहां नंबर्स को देखा इसलिए पॉजिटिव आया, इधर आपने केमिकल, इधर हार्ट बीट को देखा तो वो नहीं आ रही, तो ये पॉजिटिव है। इसलिए प्रॉब्लम होना पॉजिटिव है और प्रॉब्लम ना होना नेगेटिव है। यस और नो, चले आगे। इसके बाद में नोट करो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। एक प्रोटीन पाई जाती है जो किसके लिए किया जा रहा है टेस्ट, टू चेक फाइब्रोनेक्टिन to check fibronectin protein level in vaginal secretion. To check fibronectin protein level in vaginal secretion, इसके अंदर फिर नोट करो आगे,
it indicator protein it indicator protein it indicator protein for preterm delivery. It indicator protein for preterm delivery. अगर इस प्रोटीन का लेवल सिक्रेशन में देखने को मिलेगा तो समझ जाइए कि ये किसको इंडिकेट कर रही है। कुछ दिनों के अंदर मेम्ब्रेन्स क्या हो जाएगी, क्योंकि एमनियन और कोरियन की मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रोटीन्स पाई जाती। अगर ये प्रोटीन अगर बढ़ रही है इसका मतलब कि ये मेम्ब्रेन्स यहाँ से क्या हो रही है, रप्चर हो रही है धीरे धीरे। हाँ, इसका लेवल इंक्रीज होने का मतलब है कि मेम्ब्रेन्स अंदर से क्या हो रही है, धीरे धीरे इंटेक्ट थी वो धीरे धीरे अब क्या हो रही है, रप्चर हो रही है। और आगे जाकर के ये 1 से 3 वीक के अंदर अगर ये रप्चर हो जाती है लगभग, इसका मतलब अगर ये प्रोटीन बढ़ रही है लास्ट ट्राइमेस्टर के समय में तो ये आगे जाके बिल्कुल इंडिकेट कर रही है कि डिलीवरी कैसी होगी, प्रीटर्म डिलीवरी। तो प्रीटर्म डिलीवरी ये पूछा जाएगा कि फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किस कंडीशन के लिए किया जाता है, प्रीटर्म डिलीवरी के एक इंडिकेटर प्रोटीन के रूप में। जैसे कि एमआई का प्रोटीन कौन सा होता है, कि अटैक आया था कि नहीं आया, मायोग्लोबिन हो, या मायोग्लोबिन प्रोटीन बताता है कि कार्डियक मसल्स की डैमेजिंग बताता है, कार्डियक मसल्स की डैमेजिंग बताता है। जैसे कि बीएनपी टेस्ट बताता है, बीएनपी टेस्ट भी होता है जो बाय नेट्रोटिक पेप्टाइड जो होता है वो आपको इंडिकेट करता है कि कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम की वजह से कितना अफेक्ट हुआ, आपका हार्ट अफेक्ट हुआ है। ऐसे ही एमनियन कोरियन के ऊपर किसी प्रकार का अगर इफेक्ट होगा तो कौन सी प्रोटीन इंडिकेट करेगी, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन इंडिकेट करती है। और लास्ट टेस्ट नोट करो, अगर एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है तो निट्राजिन स्ट्रिप टेस्ट। इसको थर्ड ट्राइमेस्टर में किया जाता है। देखो सुनो, इसके बारे में 2 वर्ड और सुन लो। फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन स्वतः नॉर्मली हमारे शरीर के अंदर फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर के 15 वीक तक इसका लेवल अच्छा माना जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बीटा एसीजी कम होता जाता है वैसे वैसे इस प्रोटीन का लेवल भी क्या होता है, कम होता जाता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जिस समय डिलीवरी होने वाली होती है उससे 1 वीक पहले इसका लेवल बढ़ने लगता है और मेम्ब्रेन्स को क्या कर देती है, रप्चर कर देती है। लेकिन कोई माँ है जिसके शरीर में वेजाइनल सिक्रीशन बढ़ा हुआ है, उसको पेन हो रहा है और ऐसा लगता है लीक हो रहा है, हाँ, तो लीक कब होगा, जब मेम्ब्रेन रप्चर होगी। तो मेम्ब्रेन रप्चर हुई है कि नहीं हुई है उसको पता लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, फाइब्रोनेक्टिन। मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई है तो फिर ये प्रोटीन, मतलब कैसे पता लगेगा कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, अगर प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो समझ जाओ मेम्ब्रेन्स क्या हो रही है, धीरे धीरे रप्चर हो रही है। अगर वो रप्चर हो रही है तो नेक्स्ट टेस्ट किया जाएगा, तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड भी आना चाहिए। इसलिए एमनियोटिक फ्लूइड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जा रहा है, समझ में आ रहा है। मेम्ब्रेन्स रप्चर चेक करने के लिए या प्री टर्म को इंडिकेटर करने वाली प्रोटीन फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन। एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है सिक्रेशन के में, उसके लिए कौन सा टेस्ट, नोट करो। To assess leakage of amniotic fluid in vaginal discharge. To assess leakage of amniotic fluid in vaginal discharge. If amniotic fluid present in vaginal secretion, if amniotic fluid present in vaginal secretion, तो क्या होगा,
नॉर्मल येलो कलर स्ट्रिप, नॉर्मल येलो, इसको और अच्छे से, इसको ऐसा लिखो, नॉर्मल येलो स्ट्रिप कलर, नॉर्मल येलो if amniotic fluid present in vagina secretion normal yellow strip color change into ब्लू कलर, किस में कन्वर्ट हो गया है, चेंज इनटू ब्लू कलर। इसका मतलब है कि जब जब इसका कलर ब्लू होगा तो ये किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। ब्लू कलर इंडिकेट लीकेज ऑफ amniotic fluid, blue color indicate leakage of amniotic fluid due to presence of sodium, due to presence of sodium, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड अगर प्रेजेंट होगा तो कलर चेंज होगा, और चेंज होने का कारण क्या माना जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में ज़्यादा क्या होता है, येलो से ब्लू होने का कारण सोडियम। ये पूछा गया क्वेश्चन है। जो येलोविश कलर होता है वो येलोविश कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट करने का कारण कौन माना जाता है, सोडियम। अगर हम लोगों ने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे ना एमनियोटिक फ्लूइड का, उसमें मैंने बताया था सोडियम पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये सोडियम, यहाँ देखो, ये सोडियम की वजह से कलर येलो से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू कलर में हो रहा है। क्लियर है। इसलिए लीकेज को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा, स्ट्रिप कलर स्ट्रिप टेस्ट किया जाता है। उस स्ट्रिप टेस्ट का नाम नाइट्रोजन स्ट्रिप कलर टेस्ट होता है। उसमें नॉर्मली उसका कलर येलो होता है, नॉर्मल येलो स्ट्रिप कलर चेंज इनटू द ब्लू कलर। Blue color indicate the leakage of amniotic fluid due to the presence of the sodium in the fluid, due to the presence of the sodium in fluids। क्लियर है। ये सारे टेस्ट क्या होते हैं आपके, कंप्लीट होते हैं। अब 5 मिनट का आपका ब्रेक है, मुझे लगता है सर आ गए, ठीक है। ये क्लास भी पूरी आपकी एंड होती है।